हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट ईयर जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल की थी और उनकी आईटीआर प्रोसेस भी हो गई थी, उनमें से कुछ आईटीआर्स को स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया है और लोगों को स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो क्या आपकी भी आईटीआर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट हो चुकी है और आपको भी नोटिस रिसीव हो चुका है? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तो स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस आपको क्यों रिसीव होती है, आपको रिप्लाई इसकी कितने दिन में सबमिट करनी होती है, रिप्लाई कैसे आप करोगे, इस वीडियो में आज हम सीखने और समझने वाले हैं। लास्ट 2 ईयर का यदि आईटीआर फाइलिंग ट्रेंड को एनालाइज किया जाए तो असेसमेंट ईयर 24-25 में 8.52 करोड़ आईटीआर फाइल की गई थी और असेसमेंट ईयर 25-26 में ये नंबर्स इंक्रीज होकर के 9.18 करोड़ तक पहुंच गया था। ये जितने भी आईटीआर्स फाइल की गई थी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, लोगों को इसका इंटीमेशन लेटर भी मिला। अब जनरली 3 टाइप्स के इंटीमेशन लेटर होते हैं जो सेक्शन 143(1) में आपको रिसीव होते हैं। एक तो होता है डिमांड का, दूसरा होता है रिफंड का और थर्ड होता है नो डिमांड नो रिफंड का। तो इतने नंबर्स ऑफ आईटीआर के लिए यदि इंटीमेशन लेटर मिला तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करता है? अब इंडस्ट्री का जो हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि रफली 98 to 99% जो आईटीआर होती हैं वो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो सभी आईटीआर को ड्यू टू कॉन्स्टेंट फैक्टर लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाइमिंग है, इसके बाद मैन पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जिसकी वजह से इन सभी आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए वो सेलेक्ट नहीं कर पाता है। तो ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि 98 to 99% आईटीआर सही फाइल की गई है, एज पर इनकम टैक्स लॉ फाइल की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट नहीं की जाएगी। इस समय जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो फुल्ली डेटा ड्रिवन, एआई इनेबल्ड एंड एल्गोरिथम बेस्ड पे वर्क कर रहा है। अब वो सिस्टम जो कि आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करता है वो होता है CASS, दैट इज कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन सिस्टम। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है जो कि आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करता है। अब रफली यहाँ पे 1% भी लिया जाए तो 9.18 करोड़ आईटीआर फाइल हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख जो आईटीआर हैं वो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जा सकती है। और इसमें से कुछ आईटीआर के लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी सेंड करना शुरू कर दिया। तो आपके आईटीआर स्क्रूटनी के लिए क्यों सेलेक्ट की जाती है, ये अक्सर एक सवाल जो है कि लोग टैक्स पेयर के माइंड में आता रहता है। देखो, आपने आईटीआर अपनी फाइल कर दी, उसमें आपने अपनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दिखा दिया, ठीक है, आपने रिफंड क्लेम कर लिया या फिर आपने टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपकी आईटीआर जनरली क्या होती है, प्रोसेसिंग में जाती है और वो जब वो प्रोसेस के लिए जाती है तो सीपीसी बैंगलोर यूनिट में पूरा सिस्टम है जो कि आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए वर्क कर रहा है। आपकी आईटीआर जब प्रोसेस होती है तो आपको 3 तरीके का इंटीमेशन लेटर मिलता है सेक्शन 143(1) में। एक होता है रिफंड का, दूसरा होता है डिमांड का, थर्ड होता है नो डिमांड नो रिफंड का। अब देखो, ये जब इंटीमेशन लेटर मिल जाता है ना तो बहुत सारे टैक्स पेयर ये सोचते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का जो केस है वो क्लोज हो गया, हमारा रिफंड बैंक अकाउंट में आ गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये गलत फहमी टैक्स पेयर के माइंड में नहीं रहना चाहिए कि उनकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट नहीं की जा सकती। अब जनरली क्या होता है कि जब ये असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है, जैसे 25-26 की यदि हम बात करें तो 31 मार्च को ये असेसमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर का। तो यहां से 3 मंथ्स की टाइम लिमिट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि स्क्रूटनी के लिए आईटीआर को सेलेक्ट कर सकता है। 30 जून 2026 तक जितने भी मैक्सिमम आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कीजिए उनको नोटिस रिसीव हो सकती हैं। तो आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव हो जाता है तो फिर उस केस में CASS में वो आईटीआर आपकी जा सकती है, मतलब कि कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन सिस्टम में वो जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया टोटली एल्गोरिथम बेस्ड होता है, एआई इनेबल्ड होता है। उसमें जो है कुछ डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पहला तो होता है कि आपकी जो आईटीआर में इंफॉर्मेशन है वो AIS और 26AS से मैच नहीं कर रही है, कि जो भी बिजनेस और प्रोफेशन का जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट आईटीआर में रिपोर्ट किया गया है वो GSTR 3B से मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सेकेंड रिस्क पैरामीटर्स होता है बोगस क्लेम का। अब यहाँ पे जो आप 0.2% का नंबर्स देख रहे हो या फिर 1% का भी आप रफली लेकर के चलो, तो इसमें मैक्सिमम जो आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जा रही वो होती है सैलरीड एम्प्लॉय की। सैलरीड एम्प्लॉय का जो केस है कि चैप्टर 6A का मतलब 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस है ओल्ड टैक्स रिजिम में
वो फेक तरीके से आईटीआर में क्लेम किए गए हैं, या फिर जो एग्जेम्पशंस मिलता है आपको सेक्शन 10 में, सेक्शन 10(14)(1), सेक्शन 10(14)(2) में, अब उसमें फेक तरीके से अलाउंसेस क्लेम किए गए हों। फॉर्म 16 और आईटीआर का जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। फॉर्म 16 में अलाउंसेस क्लेम्ड है ही नहीं और आईटीआर में अलाउंसेस को भर भर के क्लेम किए गए हैं। तो जब ये डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है तो यहाँ पे स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए आईटीआर सेलेक्ट की जाती है, या फिर हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में कंसीडर किया ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हो गया कि क्रिप्टो मार्केट के ट्रांजेक्शन्स हैं, शेयर्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करके आईटीआर यदि फाइल की गई है तो ऐसे केस में स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जा सकती है। अब इसमें जो नंबर्स होते हैं ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय के होते हैं, क्योंकि इनकी आईटीआरस में ये ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड है ट्रेडर्स और एचएनआई का फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टर्नओवर का जो डेटा है ब्रोकर से मैच नहीं कर पाता है, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स हो गए। और थर्ड है कॉर्पोरेट और एमएसएमई को भी स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस मिल सकती है और नॉन रेजिडेंट को भी मिल सकती है। तो बोगस क्लेम के लिए भी आईटीआर जो है स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जा सकती है। थर्ड यहाँ पे जो रिस्क पैरामीटर होता है हिडन एसेट का। मैंने आपको बताया कि आपके 26AS में या फिर टीआईएस में आपके कुछ हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड हैं जिस पर टीडीएस कटा हो या न कटा हो, उसको आप आईटीआर में अपने कंसीडर नहीं करते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स हो आपकी इनकम से मैच नहीं कर रही है। और नेक्स्ट है क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स, स्टॉक मार्केट की जो कैपिटल गेन हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे की ट्रेडिंग हो गई, ये सब क्या होगी, रिपोर्ट ही नहीं होगा। अब देखो जब आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाती है तो आपको रिसीव होता है सेक्शन 143(2) का नोटिस, और जिसकी की टाइम लिमिट होती है 3 मंथ्स। मैंने आपको बताया कि 30 जून तक आपको ये नोटिसेस स्क्रूटनी वाली, यदि आईटीआर आपकी सेलेक्ट की जाती है तो आपको ये नोटिस 30 जून तक रिसीव हो सकती है। सेक्शन 143(2) की जो नोटिस आपको रिसीव होती है कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें कि असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, डेट और डीआईएन नंबर जरूर मेंशन होता है नोटिस का। इसी डीआईएन नंबर से आप ये कंफर्म कर लेते हो कि आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की गई है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसमें आपको मेंशन रहता है कि आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की गई है और इसके लिए क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे ही आपको 143(2) की नोटिस मिलती है आपको सारे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर देना है। आपके आईटीआर में क्या क्या गलती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करनी है, एविडेंसेस आपको इकट्ठे करने हैं ताकि आप इसकी रिप्लाई सबमिट कर सको। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सेक्शन 142 का एक नोटिस आपको फिर से रिसीव होता है। जब यहाँ पे एनेक्जर को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको पूरी दी रहती है डिटेल्स कि आपके आईटीआर में क्या क्या मिस्टेक्स हो रखी है और उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट करना है। तो सेक्शन 142(1) की नोटिस आपको रिसीव होती है, उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और यहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर सबमिट करनी है। रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे चलना, अभी मैं चल के आपको बताऊंगा। 15 डेज की टाइम लिमिट होती है आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए। कंसेक्यूटिवली यदि रिप्लाई इसकी सबमिट नहीं की जाती है तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। और इसके लिए आपको सेक्शन 144(B) की भी नोटिस रिसीव होगी कि हम आपकी आईटीआर को जो है असेसमेंट के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके अनुसार वो करता है। अब मान लो कि आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिया, अपनी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उस केस में वो 50% और 200% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। 50% अंडर रिपोर्टिंग के लिए और 200% मिस रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों पेनाल्टी लग सकती है। और यदि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी जाता है तो ऐसे केस में जो भी टैक्सेस आपके आएंगे वो तो आपको पे करने पड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा और यहाँ पे पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी। स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस की रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो नोटिस की कॉपी आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पोर्टल पे दिख रहा है कि नहीं। तो आप फॉर योर एक्शन में जाकर के अपनी नोटिस की कॉपी को आप चेक करोगे। इसके बाद आपको रिप्लाई करने के लिए सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। आप यहीं पे सबमिट कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्स को आप एग्री कर सकते हो, ठीक है, और डिसएग्री भी आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपको सेक्शन 143(2) की नोटिस रिसीव होती है आप सबसे पहला काम आकर के यहाँ पर रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर सबमिट करनी है। यदि आप एग्री करते हो तो उस केस में आप पार्शियल रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकते हो कि हम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, कुछ टाइम हमें चाहिए जिससे रिप्लाई आपकी ये चली जाए और आपको टाइम मिल जाए।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे होता है कि आप इसको एडजर्न भी कर सकते हो। यदि आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है तो आप इसको एडजर्न कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर डेट के लिए, आपको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा। और थर्ड होता है यहाँ पे डिसएग्री का। यदि आप इससे डिसएग्री करते हो, वैसे 99% केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही होता है, आप डिसएग्री करोगे फिर से ये नोटिस आपको दोबारा मिलेगी। इसलिए आप जब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हो तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करो, क्योंकि आपको सेक्शन 142(1) में ही सारी चीजें आपको मेंशन कर दी जाती हैं कि आपको क्या क्या एविडेंस सबमिट करना है। तो यहीं पर ऑप्शन होता है, जब आप सबमिट करोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स को वहां अटैच करोगे और अपनी रिप्लाई को आप सबमिट करोगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।